नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। भगवंत मान, जिन्होंने पंजाब के 17वें सीएम के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है और आज से पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ साथ पंजाब के लोगों के लिए भी नई शुरुआत हो रही है। आपने पंजाब के लिए चुनाव में झोली भर भर के वायदे किए हैं। अब उन सभी वायदों पर मान सरकार को खरा उतरना होगा। पंजाब में युवाओं के बीच नशे की लत से निजात दिलाना चुनावी मुद्दा था, जिस पर सभी दलों की एक समान राय थी, लेकिन पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर भी अपना भरोसा जताया। तभी तो 117 में से 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी अपनी आंधी में सभी को उड़ा ले गई। पंजाब के लोगों ने जो भरोसा आम आदमी पार्टी पर जताया है, अब उन तमाम चुनावी वायदों पर आम आदमी पार्टी को खरा उतरना होगा। शपथ लेने के साथ ही पंजाब के नए सीएम साहब ने कहा, जैसे जैसे दिल्ली में लोग विदेश से स्कूल देखने आते हैं, मोहल्ला क्लिनिक देखने आते हैं, वैसे ही हम पंजाब में स्कूल और अस्पताल ऐसे बनाएंगे कि विदेश से लोग यहाँ स्कूल और अस्पताल देखने आएंगे। चाहे स्कूल की बात हो या फ्री किसानों को बिजली देने की बात या कर्ज माफी, सब पर उन्होंने खरा उतरना है, ये बातें कही हैं। और बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा ये। मान साहब पंजाब का किस तरह मान रखते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से लेकर पंजाब में आम आवाम के चेहरे इस समय काफी खिले हुए हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या वायदों पर खरा उतर पाएंगे मान साहब? क्या पंजाब को नशा मुक्त करा पाएंगे मान साहब? किसानों को फायदा होगा, कर्ज माफी होगी या फिर चुनावी जुमला होगा ये? क्या पंजाब में भी लागू होगा दिल्ली मॉडल? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो ये बड़े बड़े चुनावी वायदे थे, तो इसी के साथ आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा आज भगवंत मान ने। वो कहते इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। देश की मिट्टी नू प्यार करो, बहुत कर्मां वाली मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। धरती नू मां दा दर्जा गुरु नानक साहब ने पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, तां असी ये तिन्ने दर्जे कायम रखने ने, कायम बनाने ने। तुहाडा सहयोग चाहिए होगा, कल्ले कल्ले बंदे नू साथ देना पऊगा। असी साथ ही मंगिया सी, तुहाडे तो तुसीं दिता। जिवें दिल्ली दे विच लोग स्कूल देखण आउंदे आ, विदेशां चों महल्ला क्लीनिक देखण आउंदे आ, बिल्कुल उसी तरह आपां पंजाब दे विच स्कूल हस्पताल इस तरह के बनावांगे कि बाहरले मुल्क वाले इत्थे आके देख के फोटो खिंचा के जाया करन। क्या है तुसीं इतिहास रचता। 10 मार्च नूं पंजाबियों का नाम सुनहरी अखरां च लिखा गया। और तो 17वें सीएम के तौर पर भगवंत मान आज शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तमाम बड़ी चुनौतियां अब उनके सामने रहने वाली हैं, और क्या क्या चुनौतियां होंगी और किस तरह से उन चुनौतियों पर पार पा पाएंगे, क्या उनकी तरफ से स्ट्रैटेजी है, वो समझेंगे। उनका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता गुरविंदर सिंह ढिल्लों साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए केवल ढींगरा साहब हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ढिल्लों साहब, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको, जो आपने सोचा था वो कर दिखाया पंजाब में। हालांकि जिस तरह के नतीजे रहे, शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा कि इस तरह से पंजाब में जनता का प्रेम आपको मिलेगा, जनता का दुलार मिलेगा। लेकिन प्रेम और दुलार के साथ साथ मुझे लगता है कि पार्टी को अब ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि किस तरह से अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं भगवंत मान पर भी और आम आदमी पार्टी पर भी। मेरा सवाल ये है आपसे सर कि जितने वायदे किए हैं आपने, क्या उन वायदों पर खरा उतर पाएंगे मान साहब? किस तरह की रणनीति लेकर उतरे हैं पंजाब की जन्मभूमि पर? जी, पहले तो आपको धन्यवाद, आपने हमें बधाई दी है आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार बनाने पर। जी ढिल्लों जी, सेकेंडली जो आपने बोला है कि पंजाब में चुनौतियां बहुत है, चुनौतियां वाकई बहुत है। लंबे समय से लगभग 70-75 साल से रवायती पार्टियां जो थी उनका राज्य चल रहा था पंजाब में,
तो लोग बहुत मुश्किल में थे, प्रॉब्लम में थे, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था कि इन कभी कांग्रेस और कभी अकाली दल के बिना। तो इस बार लोगों के पास ऑप्शन था, तो लोगों ने अपना पूरा गुस्सा निकाला और पिछली 2017 की इलेक्शन में जो अकाली कांग्रेस ने मिलकर लोगों के साथ धोखा किया है, उसका बदला लोगों ने लिया है। इसीलिए हमें पंजाब में 92 सीट लेकर एब्सोल्युटली मेजोरिटी दी है, जो ये पंजाब के लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और आम आदमी पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में जो दबाव है, वो दीवार वो ढह गई है और दरवाजा खोल दिया है आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के लोगों ने। और जो आप करते हैं कि बड़े वायदे हमने किए हैं, ये मैम जो है ये पब्लिक के वायदे बड़े जरूरी हैं, उनकी जरूरियात है जो हमने किए हैं। और जो गलत काम कर रहे थे पिछली रवायती पार्टियां, जो पंजाब में चल रहा था, माफिया चल रहा था, कई तरह की लूट खसूट चल रही थी, बजाय सरकारी खजाने के लोगों के, एमएलए के या मंत्रियों के, कांग्रेस वाले से जो उनके लीडरों के घरों में खजाना जा रहा था सारा, उस सारे पर हम रोक लगाएंगे। रोक लगाकर पंजाब सरकार का खजाना भर के लोगों के उम्मीदों पर हम पूरा उतरेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं पंजाब सरकार का हम खजाना भरेंगे। इस सवाल पे मैं वापस आऊंगी ढिल्लों जी, लेकिन मेरे साथ ढींगरा साहब भी जुड़े हुए हैं। ढींगरा जी, पूरी बात सुनी आपने, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह की अब स्थिति पंजाब में कायम हो चुकी है, ढिल्लों साहब तो कह रहे हैं क्योंकि विकल्प ही नहीं था जनता के पास, पंजाब की जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं था, और अब उनके सामने विकल्प है आम आदमी पार्टी, इसीलिए उसे चुना गया है। और आप क्या समझते हैं कि दिल्ली की तर्ज पर जो चुनावी वायदे करके आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, उन तमाम वायदों को क्या वो यहाँ पर पूरा कर पाएंगी? देखिए, बिल्कुल जो जहां तक इन्होंने दिल्ली के मॉडल की बात करी, मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली का जो मॉडल है वो पहले तो वही शीला दीक्षित का मॉडल था, वो आम केजरीवाल का मॉडल तो था नहीं। पर चलो फिर भी इन्होंने दिल्ली का मॉडल बना दिया, दिल्ली के ऊपर केजरीवाल की स्टैंपें लगा दी, दिल्ली सारा केजरीवाल का ही बनाया हुआ है। अगर हम कोई दिल्ली की चर्चा करें थोड़ी सी, तो पहले इतना बताना चाहिए कि कोई एक स्कूल भी की लैंड भी इन्होंने एक्वायर करके या कोई खरीद के बनाई है। पहले जो शीला दीक्षित के स्कूल बने हुए थे, उसी के नाम ऊपर अपनी पट्टी लगा के ये कहते हैं कि हमने स्कूल बनाया। और दूसरी बात, जितने ब्रिज बने थे दिल्ली के अंदर, वो सारे के सारे पहले शीला दीक्षित की सरकार के थे, उसके ऊपर अपनी पट्टी लगा के उसको कहते हैं हमने बनाया। ऐसे तो ये मॉडल दिखाया इन्होंने पंजाब के लोगों को, चलो कोई बात नहीं, अब दिखा लिया तो, लेकिन लोगों ने मान भी लिया इनका मॉडल, तो लोगों ने इनको पूरी मैंडेट दिया कि इन्होंने शायद हो सकता है कि सच बोला हो, लेकिन सच से अरे परे भी नहीं है ये लोग झूठ के बुलंदाज हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो स्थिति पिछले अकाली दल और बीजेपी की सरकार जिस समय पहले हमारे से पहले 5 साल पहले सत्ता में थी, तो 3 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा के चले गए वो, और उसके बीच में जो डेवलपमेंट अमाउंट है वो बहुत थोड़ी है। अगर ये उसको सैलरीज अगर हम दे पाए तो उसका कर्जे की अदायगी की पहले करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है डेवलपमेंट की अमाउंट नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि हम जो है 70 साल का जो किया धरा है वो कर देंगे खत्म। असल में क्या है कि 70 साल का तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं पंजाब के अंदर, पंजाब तो खुशहाल प्रदेश था। जब से अकाली दल पिछले 10 साल सत्ता में रहे, सुखबीर और जो उनके मजीठिया, जिन लोगों ने पंजाब को गर्त में ढकेलने का काम किया था, वो 10 साल की सत्ता जो थी वो ही प्रॉब्लमेटिक थी। अच्छा। लेकिन ये 70 साल बता देते हैं उसको, क्योंकि इनको पता नहीं है, ये नए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दिल्ली से आए हैं मॉडल दिखाते हुए, वो पंजाब का मॉडल दिखा रहे हैं। ढींगरा साहब, लेकिन अब तो जनता ने भरोसा कर लिया ना। आप भले ही, जो मैं आपकी बातों से समझ पाई, आप ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट किसी और का और लेवल किसी और का, आप ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता ने भरोसा जताया। मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है कि आखिर कमी कहाँ रह गई आपकी पार्टी की तरफ से कि विकल्प तलाशना पड़ा जनता को पंजाब की? देखिए, बिल्कुल आपकी बात तो वाजिब है, कुछ न कुछ गलतियां कांग्रेस की रही होगी जिस वजह से हमारी सरकार सत्ता से गई। हो सकता है कि हमारा जो लोगों तक जो अपनी बात पहुंचाने का तरीका है वो पूरा ना आया हो,
इसलिए हम कहीं गलती कर गए होंगे, लेकिन अब इनको तो सत्ता लोगों ने सौंप दी। लेकिन अब इनको चुनौती ये है कि जब आपके पास आ रही है चवन्नी, आप बात कर रहे हो कि मैं 10 रुपए खर्च करूंगा, तो 10 रुपए कहां से लाएंगे आप जब आपके पास आई चवन्नी रही है? तो इनका जो मॉडल है वो चलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पंजाब की इस समय जो हालत है, जो पिछले अकाली दल करके गए 3 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा के गए, और वो उसकी जो अदायगी की अमाउंट होती है और इंटरेस्ट भी होता है उसके साथ, और बाकी की जो सैलरीज देनी होती है, अगर वो सबको मिला दें तो डेवलपमेंट के लिए तो पैसा ही नहीं बचता। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये कर्ज में डूबा राज्य है, इसे बाहर निकालेंगे कैसे? किस तरह की रणनीति आपकी होगी? आप कह रहे हैं कि आपके पास चवन्नी है लेकिन आप 10 रुपए खर्चने की बात कह रहे हैं। इसका जवाब हम ढिल्लों साहब से ले लेते हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए। ढिल्लों साहब, आपने पूरी बात सुनी, दोनों पे मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। जिस तरह से ढींगरा साहब कह रहे हैं कि देखिए प्रोडक्ट किसी और का, लेवल किसी और का, वाह आप लूटे जा रहे हैं, और दूसरी बात कह रहे हैं कि पूरा राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, आधी कमाई से चुकाने में चली जाती है। आप किस तरह की रणनीति लेकर आ रहे हैं, या सिर्फ चुनावी वायदे हैं? दोनों पर आप अपना कमेंट दीजिए। नेहा जी, बात ऐसे है, ये ढींगरा जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। इन्होंने देखो, शीला दीक्षित जी अभी बेचारे स्वर्गवासी हो चुके हैं, लंबा समय हो गया उनको, उन्होंने बहुत काम किया था। इसका जवाब इन्हीं ने दे दिया है कि बहुत काम करने के बावजूद दिल्ली में इनको एक भी सीट नहीं आई। दूसरी बात, पंजाब में इन्होंने बहुत काम किया है। 70 साल छोड़ो, इनके 70 साल नहीं, जितने साल चलो लगाते हैं ये उतने लगा दो। लगाने के बावजूद पंजाब में इनको लोगों ने कहां से कहां ला दिया। 88 शायद इस बार 80-82 सीटें थी इनके पास, 18 पर आके रुक गए। वो भी कुछ 2-4 सीटें किसी टेढ़े मेढ़े ढंग से ये साहब वो तो मान रहे हैं, वो तो पार्टी मान रही है कि हमारी कहीं कमी रह गई है शायद, और उसी चूक की वजह से, या फिर जिस तरह से ढींगरा साहब कह रहे हैं कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने में उतना शायद कामयाब नहीं हो पाए, जिसका ये नतीजा रहा। दूसरी बात, नेहा जी मेरी बात आगे चल रही है, ये बोल रहे हैं हमारी चवन्नी आमदन है, हमारी अठन्नी आमदन है। हम बोले कोई आमदन नहीं है, लेकिन हम जो वायदे किए हैं, आज ही हमने पहले दिन रोक लगा दी है। जो बिजली के लोगों के बिल बकाया रह रहे हैं और कनेक्शन कटे जा रहे थे, उस पर एकदम रोक लगा दी है कि किसी भी जो हमारा कंज्यूमर है उसका किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, चाहे किसी का कितना भी बिल खड़ा हो। वो सारा हम बाद में अभी डिसीजन लेंगे, उन सभी के लोगों को बिल माफ करेंगे। थोड़ी देर में ये लागू हो जाएगा। तो डेवलपमेंट है, हमने बोला है कि ये चोरी कर रहे थे, चोरों की सरकार थी, और इनकी चोर डकैती सभी बंद करके लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हम ईमानदारी से काम करके लोगों को काम करके दिखाएंगे, और हम ये वादा करते हैं आपसे। और ये ढींगरा जी सुन रहे हैं, ये हमें झूठ कहें, हमें सच कहें, लेकिन हमारी तीसरी भारतीय सरकार दिल्ली में बनी है, और यहाँ की सरकार जो है सफाई बन चुकी है। अब ये भूल जाए कभी पंजाब में कांग्रेस या कभी पैदा भी हो जाएंगे, एक भी सीट नहीं आएगी अगली इलेक्शन में इनको। चलिए, वो तो ये तय कर पाएगा कि जनता को आप कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं, जो वादे किए हैं वो कितने पूरे हो पाएंगे, वो तो सबको मालूम चल जाएगा। लेकिन ढिल्लों साहब, एक बड़ा सवाल जो बार बार मन में आ रहा है वो है नशा मुक्ति को लेकर, क्योंकि उड़ता पंजाब कहा जाता है पंजाब को, नशे की वजह से क्या हालात है वहाँ पर युवाओं के, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेहा जी, मैं बात करते करते भूल गया था। हाँ। नशे पर आज रात पंजाब में ये ढींगरा जी को भी पूछ लो, किसी गली में भी नशे वाला दिख जाए, 10 तारीख को जो रिजल्ट निकला है उसी दिन शाम को अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके पंजाब में से टोटल जितने नशेड़ी थे वो सभी एक साइड पे चले गए हैं। जो व्यापारी थे नशा बेचते थे वो पंजाब छोड़ के निकल चुके हैं यहाँ से। ढींगरा साहब, नशा बंद हो चुका है। ढींगरा साहब, तैयारी पूरी है आम आदमी पार्टी की? बोल रहा हूँ। चलो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, ये बताए मेरे को कि ये SYL का पानी हरियाणा को देंगे या नहीं? मैं तैयार नहीं हूँ, छोड़ो इनके। ढींगरा जी, मैं फिलहाल तैयारी की बात कर रही हूँ कि आप सुन पा रहे होंगे, और आप सुनने मात्र से अंदाजा शायद लगा पा रहे होंगे, काफी उत्साहित नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, उनके प्रवक्ता भी, और जिस तरह से वायदों की झड़ी लगाई गई है, कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी भी है हमारे पास कि किस तरह से उन वायदों को पूरा करना है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने इस बात को माना कि कहीं ना कहीं जो चूक रह गई है उसकी वजह से ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है और जनता को विकल्प तलाशना पड़ा, लेकिन क्या आप इसकी वजह कांग्रेस के अंदर की जो अंतर कला है उसे मानते हैं, जिसे सॉल्व टाइम रहते नहीं कर पाई पार्टी, और उसका ये खामियाजा रहा? ढींगरा जी, देखिए बात मैंने आपको बता दी। अब इसका खुलासा तो हमारी हाईकमान आपस में देख रही है कि किसी ने क्या किया, किसने क्या कार्रवाई की, किसने क्या बोला और क्या हुआ। अभी हमने
हाईकमान ने कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा भी ले लिया आज। तो वो तो अब तो जब इस्तीफे ही हो गए तो नया प्रधान चुना जाएगा, नया सिस्टम चुना जाएगा, नई चीज फिर दोबारा से यूनाइट करने की बात आएगी। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन जहां तक सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, इनको सत्ता लोगों ने दे दी, तो ये बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा मुद्दा पानी का जो पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर SYL जो है, जो हरियाणा के लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा पानी, हमारा हक हमें दिया जाए, तो क्या ये पंजाब जो है SYL का पानी हरियाणा को देगा या नहीं देगा? क्योंकि केजरीवाल जी वहां से दिल्ली से कहते हैं। ढींगरा जी, ये बहुत बात सुनिए ना जी, मेरी एक बात सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप जवाब, मेरी एक बात सुन लीजिए जल्दी से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि जब केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली में कि हम पानी की बूंद बूंद हरियाणा से SYL की लेके रहेंगे, और पंजाब में यहाँ पे आके कहते हैं कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो ये कहां से बूंद जो है उड़ती हुई जाएगी दिल्ली के अंदर कि हरियाणा के अंदर पानी बह के नहीं जाएगा, उड़ के जाएगा? ऐसा प्रबंध कर रहे हैं क्या? ढींगरा जी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जो तमाम वायदे किए उन्हें पूरा किया जाएगा या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आज शपथ ग्रहण हो चुका है ढींगरा जी, शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न हो चुका है। भगवंत मान ने शपथ ग्रहण कर लिया। अब देखना होगा कि किस तरह से तस्वीर बदल पाएंगे पंजाब की, जो बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। ढिल्लों साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी पार्टी को हम शुभकामनाएं देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि जो वायदे आप लोगों ने किए हैं जनता से, और जनता को जितना विश्वास है, जितना उम्मीद है, उन उम्मीदों पर आप खरा उतर पाए। और ढींगरा जी, आपसे यही कहना कि जिस तरह से पार्टी को निराशा हाथ लगी है, पार्टी में मंथन का दौर भी जारी है, और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि पार्टी समझ पाए आखिर कमी कहां रही और जनता का विश्वास और जनमत कैसे खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो भगवंत मान आज पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं, किस तरह से उन चुनौतियों का वो पार पा पाएंगे और किस तरह से वादों पर खरा उतर पाएंगे, ये आने वाले दिनों में सभी के सामने होगा। बढ़ते आगे, बिहार की बात करेंगे। बिहार सरकार इन दिनों स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के बड़े बड़े वादे कर रही है। बिहार सरकार की माने तो वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आया है। बड़े बड़े अस्पताल बन गए हैं, लेकिन क्या वाकई वहां स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुई है? तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतर हुई है स्वास्थ्य सुविधा। दरअसल बिहार के आरा का ये वीडियो है जो सामने आया है, जो बिहार सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रहा है। आरा जिला अस्पताल में एक बेबस पिता ऑक्सीजन के अभाव में देखिए कैसे अपने बच्चे को अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रहा है, कोशिश कर रहा है कि अपने बच्चे की जान बचा पाए, और इस दौरान अस्पताल के कर्मचारी तमाशबीन बने ये पूरा का पूरा वाक्य देख रहे हैं, और वहां खड़े लोग मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तो जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, उन वादों की पोल खोलता ये वीडियो, बिहार की स्वास्थ्य सुविधा पर सवाल खड़ा करता ये वीडियो सभी के सामने है बिहार के आरा से, जहां पर एक लाचार पिता अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद कोशिश कर रहा है, अपने ही मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा है इस बच्चे को, ताकि वो अपने लाडले की, अपने बच्चे की जान बचा पाए। लेकिन जरा देखिए हालात, देखिए हमारे समाज के कि लोग तमाशबीन बड़े वहां खड़े हुए हैं, कोई मदद को आगे नहीं आ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बातें की जाती हैं, सुशासन की पोल खोल रहा है आरा जिला अस्पताल। ये वीडियो, इस वीडियो में मौजूद ये लोग, प्रशासन के लोग, अस्पताल प्रशासन के लोग, आसपास खड़े ये सभी लोग जो वीडियो तो जरूर बना रहे हैं, लेकिन मदद को कोई आगे नहीं आ रहा। यही हमारे समाज की विडंबना है कि हम इस समाज में रहते हैं जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं बन सकते हम, लेकिन उनकी मुसीबत का कारण जरूर बन सकते हैं। यही विडंबना है हमारे समाज की, और यही हमारी सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन उन वादों की पोल ये वीडियो खोल रहा है। आप देखिए जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन की बातें की जा रही हैं कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, तमाम बड़े अस्पताल खोल दिए गए हैं ताकि जनता को स्वास्थ्य सुविधा की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये वीडियो देखिए, शायद ही ऐसा कोई एक ही वीडियो हो, ये बिहार से आए दिन इस तरह की कई वीडियोस निकलकर सामने आती हैं जो वहां के अस्पताल प्रशासन की पोल खोलते हैं।
तो बिहार के आरा से ये वीडियो था जहां पर आपने उस बेबस पिता को देखा जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, अपने मुंह से ऑक्सीजन देकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग तमाशबीन बने हुए थे। अस्पताल प्रशासन के लोग वहां खड़े हुए थे, वीडियो बना रहे थे लोग, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के नौगाम में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इससे पहले कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि नौगाम में जिन आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई वो लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकी हैं। ये आतंकी खानमो में सरपंच की हत्या में भी शामिल थे और बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को नौगाम में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए हैं। इससे पहले बुधवार को श्रीनगर के खानमो में आतंकियों ने सरपंच समीर भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। अब कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों ने सरपंच की हत्या में शामिल आतंकियों को ढेर कर दिया है। और कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर इन दिनों पूरे देश में चर्चा हो रही है। बीजेपी फिल्म के बाद से ही कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस पर इतिहास को छिपाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं फिल्म को लेकर शिवसेना सांसद हरीश रावत ने भी अपना बयान दिया है। संजय राउत की तरफ से यह बयान आया है सामने। माफ कीजिए, शिवसेना सांसद संजय राउत, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर 32 साल पहले जो आप बीती, जो अत्याचार हुए, उस बारे में देश अवगत है। अब एक फिल्म आई है, अगर फिल्म नहीं आई होती फिर भी हमारे जैसे लोग पूरे देश में, चाहे पार्लियामेंट हो, सभी प्लेटफॉर्म पर ये बात, कश्मीरी पंडितों की आवाज़ जो है हर प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को बताते रहे हैं कि क्या हुआ है जी। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, फाइल्स वगैरह ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था उस वक्त, और बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख ऐसे नेता थे, सिर्फ आक्रोश नहीं किया, उनसे बातचीत की सीधी। और हमारी सरकार थी महाराष्ट्र में उस वक्त, शिवसेना बीजेपी की दोनों की सरकार थी, मुख्यमंत्री शिवसेना का था जी। तो बाला साहब ने पूछा कश्मीरी पंडितों के नेताओं से कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे हाथ में हथियार होते तो मैं आपको हथियार भेज देता, लेकिन अभी मैं क्या करूँ। तो कहा कि साहब हमारे बच्चे भी विस्थापित है, उनके एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए कुछ सीटें आप रिजर्व करिए मेडिकल इंजीनियरिंग में। तो बाला साहब ठाकरे ने तुरंत सरकार को आदेश दिया और कश्मीरी पंडितों के लिए, उनके बच्चों के लिए महाराष्ट्र में 5। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारा झटका लगने के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर सवाल उठने लगे हैं। पहली बार यूपी में बीएसपी महज 12% वोट शेयर पर ही सिमट गई और सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। इस पर तंज कसते हुए दलित नेता और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले ने मायावती पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री ने मायावती पर तंज कसते हुए मायावती को आराम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा बीएसपी चीफ मायावती को अब आराम करना चाहिए। अठावले ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी अब आरपीआई निभाएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। तो केजरीवाल जी को 92 सीटें वहाँ में मिली है, लेकिन मेरा मत ये था कि भाई अकाली दल ने बीजेपी के साथ आना चाहिए था। अगर किसानों के कानून पीछे लिए थे, उन्होंने मतलब बीएसपी को साथ में लेकर, वहाँ जो बीएसपी अभी डिडेड हो गई है, जो बीएसपी अभी इतनी ताकतवर नहीं रही है, ऐसे बीएसपी को साथ में लेकर अकाली को कोई फायदा होने वाला तो नहीं था, लेकिन उन्होंने बीएसपी को साथ में लिया। जब कानून की बात थी तब की बात ठीक है कि हमारी कौर मैडम जी ने एनडीए से बाहर वो मतलब अकाली दल गया था, उन्होंने रिजाइन भी दे दिया था अपना कानून के लिए। लेकिन अगर कानून पीछे लेने के बाद तो एक सॉफ्ट राजनीति जो होती है, फायदे की राजनीति होती है, उस पर माननीय प्रकाश सिंह बादल जी ने विचार करना चाहिए था। और बीजेपी के साथ अगर वो आ जाते थे तो शायद आज आम की सत्ता दिखते, वहाँ अकाली बीजेपी की सत्ता दिखती थी। 40-45 सीटें
आम आदमी पार्टी की कम करने के लिए ये अलायंस का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता था। लेकिन ठीक बात है, हम अरविंद केजरीवाल साहब का आभार व्यक्त करते हैं या उनको बधाई देते हैं। जो हमारे मान जो है अभी, मतलब वहाँ के सीएम तो बन रहे हैं हमारे भगवंत मान, देखते हो कितनी बढ़ाते हैं पंजाब की शान। मतलब अभी उनको तो मुख्यमंत्री पद मिल रहा है, लेकिन पंजाब के विकास में वो कितना काम करते हैं हम देखते हैं। हमारे पार्लियामेंट में बहुत आवाज़ उठाते थे, लोकसभा में। अब मतलब उनको मौका मिला है तो पंजाब का विकास करें, हमारी सरकार उनको पूरा सहयोग दे देगी। हमारी सत्ता आई नहीं, इसीलिए उनका विरोध करने की नरेंद्र मोदी की भूमिका नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं वो देश के हर कोने कोने के लोगों को उसका फायदा होता है। तो हमारी सत्ता है क्या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, देश के लिए वो योजना होती है। तो इसीलिए मतलब अभी वहाँ तो सफलता मिली है। अभी उत्तर प्रदेश में मायावती, माननीय सुश्री मायावती को 1 सीट मिली है। इसका मतलब पूरी बीएसपी की बेइज्जती हो गई है। मायावती से दलित समाज टूटता जा रहा है और वो अलग होता जा रहा है। अभी उसकी जगह लेने का पूरा अधिकार आरपीआई को है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ एक जमाने में सत्ता में पार्टी रही है। हाथी सिंबल हमारा था और उस हाथी को मतलब दोबारा हमारे पास लाने के लिए और मतलब पूरा दलित वोट, पूरा तो नहीं लेकिन जो दलित वोट है मैक्सिमम, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों चर्चा में है। एक तरफ जहां फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर इसे टैक्स फ्री तो कहीं पर बैन करने की भी मांग की जा रही है। इस फिल्म के बारे में पीएम मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता अपनी प्रतिक्रिया भी दे चुके हैं और इसी तरह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कश्मीर फाइल्स देखने के बाद भावुक हो गए। में हम बच्चे थे, लेकिन देश के हालात कश्मीर में जो हुआ है और देश में जिस ढंग से कट्टरपंथियों का कई इशू, चाहे हिजाब को लेकर के हो, मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने बनाया इसे गांव-गांव में दिखाना चाहिए कि देश के हालात। पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में मार्केट सजी हुई दिखाई दी। छोटे छोटे बच्चे पिचकारियां, गुब्बारे, रंग और गुलाल खरीदते हुए नजर आए। जहां बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली, वहीं छोटे छोटे बच्चों का भी कहना है कि कोरोना की वजह से 2 साल से तकरीबन सभी त्योहारों पर पाबंदी थी और इस बार वो त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे। साथ ही दुकानदारों का कहना है कि होली वो इस बार उनकी बिक्री होली पर ज्यादा हो रही है। कोरोना के बुरे समय में लोग जब उभरने लगे हैं, मार्केट में भी लोगों की भीड़ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। और देश में महिलाओं के खिलाफ वारदात और महिला उत्पीड़न के मामले काफी ज्यादा देखने और सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही खबर एक दिल्ली से है, जहां पर हौज खास में एक मामला सामने आया, जहां महिला ने अपने पति पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है कि वो उसे प्रताड़ित करता है। पीड़ित महिला चांदनी डुगर ने बताया कि मुझे मेरे पति और उसके घर वाले घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने ससुराल में रहने का दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। हौज खास में 12 दिन पहले महिला पर हमला हुआ था, जिस हमले में पीड़ित महिला को गंभीर चोटें आई हैं और महिला शालीमार बाग के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। महिला ने बताया कि 2 हमलावर आए, उन्होंने पहले उसके सिर पर वार किया, बाद में बुरी तरह पीटा। पीड़ित महिला ने बताया कि एक व्यक्ति ने मुझे पीटते हुए कहा कि तलाक दे दो नहीं तो जान से मार दूंगा। चांदनी ने बताया कि मैंने इस मामले की शिकायत हौज खास थाने में भी कराई, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित महिला ने बताया कि उनके ऊपर पहले भी 26 जनवरी 2019 को ऐसा ही हमला हुआ और अब दोबारा इस तरह की घटना उनके साथ हुई है। पीड़ित महिला पेशे से वकील है और अब दिल्ली पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं। मेरा नाम एडवोकेट चांदनी डुगर है। मैम, क्या है पूरा मामला? मेरा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है हस्बैंड के साथ। मैं Y54 हौज खास में रहती हूँ। मुझे हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है वहाँ पे रहने का, मेरे ससुराल में। वो लोग मुझे उस घर से निकालने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। मुझे मेरे साथ मारपीट,
जिसका मैंने हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट पिटीशन डाला हुआ है। बहुत सारे लिटिगेशंस चल रहे हैं। वो लोग मुझे घर से निकालने के लिए 2 बार, ये दूसरी बार हमला कर चुके हैं मेरे पे। एक बार 26 जनवरी 2019 को किया था, वो भी हाई कोर्ट में चल रहा है वो मैटर। सारे हौसखास थाने में रिपोर्ट दर्ज है उसकी। बाकी वो लोग इस बार तो 3 गुंडे बाइक पे आए थे, सर पे पहले मेरे वार किया पीछे से, मेरे एकदम आँखों के सामने एकदम धुंधलापन छा गया, मुझे कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसके बाद दो लड़के रॉड से मारे जा रहे हैं, कहते हैं डाइवोर्स दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। एक किसने बोला था? वो लड़के जो मार रहे थे कहते हैं डाइवोर्स दे दो नहीं तो मार डालूँगा। इतना। खबर दिल्ली के निहाल विहार थाना पुलिस से है, जहां प्रदीप उर्फ बकरी नाम के एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी बाहरी जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने दी। बताया कि 6 मार्च को थाना निहाल विहार में मोटरसाइकिल चोरी की सूचना मिली थी, जिसके तहत ऑटो लिफ्टर को पकड़ने के लिए पश्चिम बिहार एसीपी आशीष कुमार के सुपरविजन में निहाल विहार एसएचओ अजय कुमार की देखरेख में एक टीम बनाई गई। पुलिस टीम को इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध की पहचान प्रदीप उर्फ बकरी के रूप में हुई, जिसे पुलिस टीम ने 14 मार्च को कुंवर सिंह नगर के पास से चोरी की मोटरसाइकिल समेत दबोच लिया। लगातार पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने कुंवर सिंह नगर में एक मोटरसाइकिल चुराई थी, जिसे वो बेचने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि पीड़ित महिला पेशे से वकील हैं और अब दिल्ली पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं। आउटर डिस्ट्रिक्ट में मोटरसाइकिल चोरियों की घटना में हमें एक सफलता मिली है, क्योंकि ये जो चोरी की मोटरसाइकिल होती है ये स्नैचिंग और रॉबरी में इस्तेमाल होती है। इसी दौरान हमने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जो कि मोटरसाइकिल चोरी करता था। इसका नाम प्रदीप अलियास बकरी है। इसको हमने सीसीटीवी कैमरे के जरिए पकड़ा है, जिसमें हमने 50 से 60 सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसके साथ हमें 8 मोटरसाइकिल रिकवर हुई हैं जो कि चोरी की है। अब हम आगे ऐसी इन चोरों पर टारगेट कर रहे हैं जो कि चोरी की मोटरसाइकिल। बढ़ते आगे, सूरतगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसे पटाखा मार्केट ग्राउंड में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पूर्व विधायक, पीसीसी सदस्य हनुमान मील, नगरपालिका अध्यक्ष, पंचायत समिति प्रधान, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परशुराम भाटिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और आखिर में मील परिवार की तरफ से भोज का भी आयोजन किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं होली कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया। लोग उसमें काफी लुत्फ उठाते नजर आए, काफी खुश नजर आए और होली का आगाज कह सकते हैं कि हो चुका है। भारत में होली का पर्व बेहद ही खुशी के साथ, धूमधाम के साथ बढ़ चढ़कर मनाया जाता है। पहले ये त्योहार हिंदुओं में धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि कोई ही शायद वर्ग अछूता होगा जो होली का त्योहार नहीं मनाता। हर धर्म के लोग बहुत ही उत्साह के साथ, प्रेम के साथ, खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने होली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तमाम लोग, कार्यकर्ता मौजूद रहे और होली स्नेह मिलन के अधिकारियों ने भी इसमें शिरकत की और खूब धूमधाम से इस त्योहार को मनाया। आपसी सौहार्द भी इस दौरान नजर आया। रामगढ़ थाने पर होली और सुबह रात त्योहार को लेकर अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने शांति समिति सदस्य और सीएलजी सदस्य और महिला सुरक्षा सखियों की बैठक ली। त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 2 साल के कोरोना काल की वजह से इस साल होली और सुबह रात त्योहार मनाने के लिए प्रशासन से अनुमति मिली है, इसीलिए जिले भर के सभी जगहों पर त्योहार को लेकर मीटिंग ली जा रही है। मीटिंग के माध्यम से लोगों को समझाया कि त्योहार को शांतिप्रिय तरीके से मनाना है। अगर कोई त्योहार के माहौल को बिगाड़ने के लिए संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, जिससे कि पुलिस उसे पाबंदी लगा सके। देखिए, अभी आगामी त्योहार जो आने वाले हैं, होली है, शबे रात है, दुलेंडी और शबे रात एक ही दिन आ रहा है 18 तारीख को। तो उसको लेकर शांति समिति की सदस्यों की, जो हमारे रामगढ़ थाने के जितने भी सुरक्षा सखी हैं, ग्राम रक्षक हैं, पुलिस मित्र हैं, सीएलजी मेंबर हैं, उनकी आज एक मीटिंग यहाँ थाने पे ली गई है और पूरे अलवर में हर थाने पर इस तरीके की मीटिंग्स ली गई हैं। कोरोना के 2 साल के मॉरेटोरियम के बाद पहली बार त्यौहार जो है वो बिना किसी बंदिश के, हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के अंदर ही मनाए जा रहे हैं, बट फिर भी संख्या पे बंदिश नहीं है। बढ़ते आगे, धौलपुर जिले के रहने वाले 3
युवतियों का 3 युवकों द्वारा अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 2 युवतियों को बरामद कर लिया है। तीसरी युवती और आरोपी युवकों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। युवतियों के अपहरण को लेकर परिजनों ने 5 मार्च को कोतवाली थाने में युवकों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 2 युवतियों को बरामद कर लिया है, जिसमें 1 सप्ताह पहले एक युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया था, जिसके अपहरण के मामले को नकारते हुए अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए घर से भागने का बयान दर्ज कराया था। जहां नागपुर में जाकर तीनों के अलग हो जाने की वजह से पहली युवती लौटकर धौलपुर आ गई, जहां उसे दस्तयाब कर लिया गया था। जांच अधिकारी मीना ने बताया कि नागपुर में बिछड़ी हुई दूसरी युवती को देर रात आगरा से बरामद किया गया, जिसने अपने बयान में बताया कि वो सहेलियों से बिछड़ जाने के बाद आगरा अपनी बहन के घर रहने गई, जिसे देर रात पुलिस ने बरामद कर लिया। अधिकारी मोहन मीना ने बयान लेने के बाद बताया कि उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मामले में तीसरी युवती और आरोपी युवक की तलाश जारी है। थाना कोतवाल इलाके से आज से करीब 10 दिन पहले 3 युवतियां अपना बताया चली गई थी, जिनका अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, जिनमें से एक युवती को पहले दस्तयाब किया जा चुका है, वह दूसरी युवती को कल दस्तयाब किया जा चुका है, वह तीसरी युवती की सरगर्मी। बढ़ते आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस घोषित किए जाने पर यूएन में अपनी चिंता जाहिर की। भारत ने कहा कि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के विरुद्ध भी फोबिया बढ़ रहा है। ऐसे में किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ ही फोबिया को इस तरह पेश किया जा रहा है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. मूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि भारत समझता है कि पारित प्रस्ताव कोई मिसाल कायम नहीं करता। इससे कई और धर्मों से संबंधित फोबिया के प्रस्ताव भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में आएंगे और संयुक्त राष्ट्र धार्मिक खेमों में बढ़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे धार्मिक मामलों में ना पड़े। यह हमें शांति और सद्भाव के एक मंच पर साथ लाने और दुनिया को एक परिवार मानने के बजाय विभाजित करने की कोशिश कर सकता है। भारत की तरह ही फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव पर चिंता जाहिर की और कहा कि प्रस्ताव किसी धर्म विशेष का चयन करके धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई में विभाजन पैदा करता है। बताते चले कि 1993 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामिक संगठन सहयोग ने प्रस्ताव पेश किया था कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। यह प्रस्ताव पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और यमन द्वारा सह प्रायोजित था। और देश भर में कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी जारी है। आज से देश में 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित का नारा देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर अपील की कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60+ आयु के सभी लोग प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों और 60+ आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों को बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स लगाई जाएगी। वैक्सीन के 2 खुराक 28 दिनों के अंतराल पे होंगे। देश भर में 12 और 13 साल की उम्र के 7.74 करोड़ बच्चे जिन्हें वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और ये वैक्सीन सभी बच्चों को मुफ्त में लगाई जाएगी। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 180 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं, जिससे 81.4 करोड़ लोगों का संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहे FM न्यूज के साथ। नमस्कार।